नमस्कार, मैं हूं दीपक उपाध्याय और स्वदेश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो इकॉनमी जो है, अर्थव्यवस्था, उनके ऊपर एक विशेषज्ञ भी हैं और पार्टी को इन विषयों पर समय समय पर इनका पार्टी का पक्ष और सरकार का पक्ष रखते भी रहते हैं। तो अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश में आपका। नमस्कार। तो बड़ा सवाल अभी यही खड़ा हो रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, आपके हिसाब से किस तरफ जा रही है। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि कई कई क्वार्टर्स में अच्छा हो जाता है, कुछ क्वार्टर्स में डाउन हो जाता है। जैसे अभी आईआईपी नंबर जो आया है वो 1% से ज़्यादा डाउन हुआ है। तो कैसे देखते हैं आप इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को? देखिए, अब कोई भी कंट्री की जो आर्थिक डेवलपमेंट है, विकास है, वो ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट रहता है जी। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बहुत चलती है, उनका ग्लोबल ट्रेड और डेवलपमेंट के ऊपर, टैरिफ के, इनके बहुत सारे इम्पैक्ट आज के समय में सबकी इकोनॉमी में रहता है। लेकिन ओवरऑल देखें जी, तो चाहे आईएमएफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, या डोमेस्टिकली अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी, आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, तो इन सब को देखें तो भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जो कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की, वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। हमारे यहाँ एफडीआई बहुत आ रहा है, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट लार्ज इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड की आज हमारी है। आज सवेरे आईएमएफ की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने बढ़ा दिया 6.2 से लेके जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.4 किया है भारत का, और उन्होंने कहा है कि और भी मजबूती आ सकती है अगर भारत रिफॉर्म्स और इन रास्तों पे चलता है। इन्फ्लेशन हमारा बहुत कंट्रोल में, 2% से भी नीचे है, फिस्कल डेफिसिट 4.5% के नीचे है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर जो इकोनॉमी को बेसिकली स्ट्रक्चर्ड रूप से सपोर्ट करते हैं, वो बहुत रोबस्ट हैं और हमारी इकोनॉमी उसके हिसाब से अच्छी तेज गति से आगे बढ़ सकती है। उसके साथ दूसरी महत्वपूर्ण विषय रहता है अर्थव्यवस्था को तेजी प्रदान करने का, कि जो रिसोर्सेज सरकार के पास कितने हैं। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को हमने कम किया है, फिर भी जीएसटी का जो कलेक्शन है हर मंथ बढ़ता जा रहा है कि 2 लाख करोड़ से भी ऊपर हो गया। एक समय वो 60,000 करोड़ रुपया एक महीने का हो गया था। तो यह अपने आप में बताता है कि बेटर कंप्लायंसेस हो गई है, लीकेजेस खत्म कर दिए हैं, सरकार ने स्ट्रीमलाइन चीज़ों को कर दिया है। तो इसके कारण इनडायरेक्ट टैक्स रिसोर्सेज बढ़ गए। साथ में जो कॉरपोरेट और इंडिविजुअल टैक्स है, जब हम 2014 में आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि हम लोग टैक्सेस को कम करेंगे, और कंटिन्यूसली टैक्स कम किया है। कॉरपोरेट टैक्स भी आज 23-24% के करीब ही है, और इंडिविजुअल टैक्स रेट्स भी काफ़ी कम कर दिए है। 9.5 लाख तक, 12 लाख तक की इनकम जो है इंडिविजुअल की, वो टैक्स फ्री कर दी। उसके बाद भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, तो सरकार के पास इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से भी रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। साथ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, वो एक तरीके से ये मानी जाती थी कि एक बोझ है सरकार के ऊपर, और वो भी आजकल प्रॉफिट में है, और लगभग 11-12 लाख करोड़ का वो एनुअल कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सरकार का को सपोर्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो सरकार के रिसोर्सेज बन रहे हैं, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा है, पीएलआई जैसी इन्वेस्टमेंट के सपोर्टिव स्कीम्स के लिए पैसा है, स्टार्टअप के लिए पैसा है, स्ट्रीट वेंडर्स, विश्वकर्मा, ई श्रम पोर्टल्स, इन सब के लिए, स्कीम्स के लिए पैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि गरीब तबका जो हमारे देश का है, वो उसको जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, फिर उसके बाद फिर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इन सब योजनाओं के माध्यम से
वो अन्न योजना के माध्यम से, ये सब योजनाओं से, जन कल्याणकारी योजनाओं को भी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया है। और वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी ड्रास्टिकली इंडिया में कम हुई है और 27 करोड़ लोगों को सरकार एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकालने में पिछले 4-5 साल में सफल हुई है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का इम्पैक्ट है, सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, और जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो स्ट्रेंथ है, उन सब के कारण हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ने के रास्ते पे बढ़ रही है। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को भी हम अट्रैक्ट करें, क्योंकि आज विश्व को लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत की तरफ आने वाले 1-2 दशक में शिफ्ट होगी और वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन अग्रवाल साहब, इस आपने बहुत अच्छा रोजी पिक्चर एक भारत की इकोनॉमी की दी, लेकिन एक बड़ा सवाल जो अभी खड़ा हुआ है राइट एट द मोमेंट, वो ये है चाइना से जो हमारा जो कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो उन्होंने पिछले 3-4 महीने से शिपमेंट रोक दी है। उसकी वजह से यहाँ रेयर अर्थ मैग्नेट, फर्टिलाइज़र और उसका इम्पैक्ट पड़ा है। और जो कार कंपनियों का प्रोडक्शन कम हुआ है, वो उनका जो रिजल्ट्स हैं उस पर भी असर देखा जा रहा है। हुंडई का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, मारुति का भी जो फोरकास्ट है वो कम दिखा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर रही है सरकार, या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है मार्केट में जी। यूएस के चाइना के साथ ट्रेड वॉर होगा, लेकिन इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज भी कई चीजें दिखती है। अब हमने यूके के साथ बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। हम यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत एडवांस स्टेज में है बेटर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूएई के साथ किया है। तो वो ये जो फ्री ट्रेड जो हमने जो एग्रीमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाई है, उसमें एक बदलाव ये है, वो बताना बहुत अच्छा रहेगा कि पहले जो यूपीए समय पे सरकार में जो बायलैटरल या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे वो आसियान कंट्रीज से हुए थे। उन कंट्रीज से हुए थे जो हमारे कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंपटीशन देते थे। तो वह क्या हो रहा था, उन लोगों को इजी एक्सेस हमारे मार्केट की मिल गई और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हुआ। और फिर उन कंट्रीज में, चाहे बांग्लादेश है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जो आसियान कंट्रीज हमारे कॉम्पिटिटिव हैं ग्लोबल मार्केट में, उन और हमारे डोमेस्टिक मार्केट को एक्सेस करने को वो ट्राई करते हैं। तो जब उनसे हमने आसियान कंट्रीज के साथ एफटीए किया तो हमारे मार्केट एक्सेस उनको मिल गया और उनके प्रोडक्ट, और चाइना ने भी उनके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग को अपने वहाँ पे एस्टेब्लिश करके हमारे यहाँ पे डंप करना शुरू किया। वो तो उससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हुआ। हम जब 2014 में आए तो सबसे पहले हमने कहा कि वी नीड टू रीथिंक अवर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ आसियान। आरसेप के साथ उसी तरह का रिस्क था, डर था, उसको हमने नहीं साइन किया। और हमने कहा कि ये यूरोपियन कंट्रीज में जिनको मार्केट, जिनके यहाँ पे सप्लाई चेन को, जिनके पास बड़ा मार्केट है, उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारे सर्विसेज सेक्टर है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उन लोगों को एक मार्केट एक्सेस मिलेगा और हम ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ अपने मैन्युफैक्चरिंग को लिंकेज कर पाएंगे। इसलिए हमारा फोकस यहाँ पे, इसका फायदा भी हमें मिलता है। ऑटोमोबाइल में देखा, मोबाइल में देखा, फिर हम अब यूके के साथ एग्रो प्रोडक्ट को 99% हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स को फ्री एक्सेस मिल गया है। तो यह जो पॉलिसी चेंज हुआ है उसका एक फायदा हमने देखा है। अब केवल प्रॉब्लम आती है यूएसए से, यूएसए के साथ अनसर्टेनिटी चल रही है। तो इसका एक बेनिफिट हमें और लगता है कि जब मल्टीपल कंट्रीज ट्रेड और टैरिफ को देखते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज के साथ क्या टैरिफ है इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो यूएस ने हम पे 10% लगा दिया और बांग्लादेश पे 26 लगा दिया, तो हम कंपैरेटिवली एडवांटेज में रहेंगे। तो हम इसके लिए भी वेट कर रहे हैं कि यूएस का जो अदर कंट्रीज के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, कितना टैरिफ होता है।
यूरोपियन कंट्रीज का इन कंट्रीज के साथ क्या एग्रीमेंट, इसलिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी हम लोगों ने लिया। तो इन जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनके साथ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनके टैरिफ क्या है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितनी रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन से लिंकेजेस हैं, उनको कॉम्पिटिटिव लेवल पे देख के हम अपने आप को हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि केवल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कोई इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ट्रेड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले जापान से हमारा कई सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कोरिया के साथ है, हमारा तो ट्रेड नहीं बढ़ा। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है, उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, उसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को कम करना है, उसकी पावर की कॉस्ट को कम करना है। तो जब यह ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगा तब यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फायदे मिलेंगे। और फिर सरकार के तरफ से फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों को भी, लॉजिस्टिक के रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों पे भी हम ध्यान दें। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना, उसको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना, हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज के साथ हमारा कितना अलाइनमेंट होता है उसको देखना। और कुछ चीज़ें तो जब हम इकोनॉमी को तेज करेंगे, खोलेंगे, बढ़ाएंगे तो चैलेंजेस नहीं होंगे ऐसा नहीं है। अब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, तो सारा वर्ल्ड कहेगा वाह वाह आ जाओ तुम सुपर पावर बन जाओ, ऐसा नहीं है। हमें चैलेंजेस भी होंगे, हमारे लिए चुनौतियां भी आएंगी, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, चीन की तरफ से हो, या और कई तरह की चुनौतियां। उन सब चुनौतियों के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज में बदलाव करनी है। चीन की एक समस्या हम ही नहीं फेस कर रहे, ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं। तो हम लोग जो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बहुत अपने रिलेशंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अलग अलग ब्राज़ील भी गए, ब्रिक्स की कंट्रीज में गए, और ट्रिनिडाद टोबैगो, इन सब कंट्रीज में गए, अफ्रीकन कंट्रीज में गए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है उसको सुरक्षित करने के लिए भी इन कंट्रीज का एक हमारे लिए बड़ा योगदान हो सकता है। उस चीज को भी ध्यान रख रहे हैं। तो इकोनॉमी एक स्टेबल या स्टैटिक नहीं होती जी, चेंज सिचुएशन के हिसाब से अगर सरकार रिस्पॉन्सिव हो जाती है, एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाती है स्टेक होल्डर्स के साथ, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स के रास्ते पे चलती है, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी मजबूत होगी, कर भी रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं।